दोस्तों, आप सबका लिखावट के मंच पर स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोग अपने पाठ से श्रोताओं के मन में एक बदलाव की आकांक्षा जरूर जगाएंगे। कविता की यही बुनियादी भूमिका है। आज जो लोग आमंत्रित हैं, जो कवियत्रियां आमंत्रित हैं कविता पाठ के लिए, उनमें अवंतिका सिंह हैं, कल्पना पंत हैं, उषा राय हैं और बिमल किशोर हैं। यह तो कहने के लिए है कि ये कविता लखनऊ है, क्योंकि आप लोग लखनऊ शहर में रहते हैं। तो कविता लखनऊ कह के आपकी राष्ट्रीयता को, आपको, आपके अ, परिचय को सीमित करने की कोई कोशिश नहीं है। सिर्फ एक सूत्र है कि आप लोग लखनऊ में रहते हैं और इसलिए हमने शहर के नाम पर अ, इस तरह अ, की श्रृंखला, कविता की श्रृंखला की शुरुआत की है। कविता लखनऊ एक हो चुका है, आज दूसरी कड़ी है। हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर कवि, लेखक, पत्रकार, संपादक और सांस्कृतिक मोर्चे पर अडिग खड़े रहने वाले शानदार व्यक्तित्व और आज के समय में समस्त हिंदी जगत को प्रेरणा देने वाले कौशल किशोर। कौशल किशोर जी के बारे में अगर बात की जाए तो हमें कम से कम आधा घंटा लगेगा। तो मैं यह मान के चलता हूं कि जो हिंदी के गंभीर पाठक हैं वो कौशल किशोर की सक्रियता, रचनाशीलता से बखूबी परिचित हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ कौशल किशोर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस कार्यक्रम का भार अपने ऊपर लें और इस रचना पाठ को आगे बढ़ाएं। कौशल किशोर जी। धन्यवाद मिथिलेश जी। ये सुखद संयोग है। एक मिनट हमें थोड़ी लाइट हमें वो करना पड़ेगा।
इस डिस्टरबेंस के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मिथिलेश जी ने एक संक्षिप्त परिचय दिया और आज हम लोग लखनऊ के स्त्री रचनाकारों को सुनेंगे। इन सभी का स्वागत करता हूँ इस मंच पर, लिखावट के मंच पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवंतिका सिंह, कल्पना पंत, डॉक्टर उषा राय और विमल किशोर। इसके साथ आज इस मंच पर अलका पांडे हैं, पल्लवी मुखर्जी हैं, मुंबई से प्रशांत जैन हैं, और भी श्रोता हैं, साथी हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, लखनऊ के बारे में हमेशा यह बात होती रही है कि लखनऊ कहानीकारों का शहर है, महानगर है। लेकिन हाल के वर्षों में लखनऊ में कविता ने, और खास तौर से जिसे रेखांकित भी किया जाना चाहिए कि स्त्री रचनाकारों ने एक बड़ी संख्या में उन्होंने हस्तक्षेप किया है, पहल ली है और लगातार कविताएं लिखी जा रही है। ये जो आज हमारे बीच में चार, हमने उनमें से चार रचनाकारों का चयन किया है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। और ये रचनाकार, अगर इन्हें देखें तो ये सिर्फ कविता या साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि इनकी सक्रियता सामाजिक क्षेत्र में भी है। कहने का आशय ये है कि ये सामाजिक रूप से सक्रिय और जागरूक रचनाकार हैं। इन्हें एक नागरिक की आज के समाज में बीच 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 में जो फोन आ जा रहे हैं उससे डिस्टरबेंस हो रहा है। तो कहने का आशय ये है कि एक नागरिक के रूप में जो समाज में भूमिका होती है, वो भूमिका भी आप रचनाकारों के द्वारा अदा की जाती है। तो आज के समय में अत्यंत सक्रिय रचनाकार हैं। और जैसा मिथिलेश जी ने कहा कि कविता लखनऊ का आशय कतई नहीं है कि ये लखनऊ की कविता है। यह दरअसल हमारे समय की कविता है, हमारे समाज की कविताएं हैं, हमारे जीवन की कविताएं हैं और उसको बदलने की कविताएं हैं। और लिखावट का यह सिद्धांत वाक्य भी है कि कविता से अच्छा कुछ नहीं। इसका आशय यही है कि हम लगातार कैसे अच्छी कविताओं की तलाश करें, उन कविताओं को यहाँ जगह दें, मंच प्रदान करें। और इसी दिशा में हमारी यह एक छोटी सी कोशिश है। और लिखावट के बारे में मिथिलेश जी को बताना चाहिए था, लेकिन मैं बता दूं कि लिखावट की जो यह यात्रा है, यह 3 दशक से अधिक की यात्रा है। रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल और मिथिलेश श्रीवास्तव जैसे हिंदी कविता के स्तंभों, जो हमारे हिंदी कविता के शीर्षस्थ रचनाकार हैं, उन लोगों ने इस मंच की शुरुआत की। आज रघुवीर सहाय और मंगलेश जी नहीं हैं, लेकिन मिथिलेश जी ने उस ज्योति को जलाए रखा है। और इसका कार्यक्रम लगातार दिल्ली में और अन्य शहरों में होता रहा है। और कोरोना काल, लॉकडाउन के बाद से ऑफलाइन की जगह पर अब ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहा है। और हम लोगों का यह विचार भी है कि अब इसे ऑफलाइन भी किया जाए। दिल्ली और अन्य शहरों में भी लिखावट की ओर से प्रोग्राम हो। तो अब मैं चलता हूँ कविता पाठ की ओर। और
सबसे पहले मैं डॉक्टर अवंतिका सिंह जी को आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर अवंतिका सिंह जी को का मैं एक संक्षेप में उनका परिचय दे दूं। डॉक्टर अवंतिका सिंह जी ने हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पर शोध कार्य किया। आपकी रुचि पठन पाठन संगीत में है। आप पशु पक्षी और पर्यावरण प्रेमी है और स्वाभाविक तौर पर आज के समय में जिस तरह पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है, हमारे इर्द गिर्द पशु पक्षी लुप्त होते जा रहे हैं, तो उनके प्रति आपका अनुराग है। आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ऑल इंडिया रेडियो, लखनऊ हो, रामपुर हो, आपकी कविता, कहानी, वार्ताओं का प्रसारण हुआ है। कविताओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। असमिया, उड़िया, नेपाली भाषाओं में आदि में अनुवाद हुआ है। और आप कई सम्मान भी आपको मिले हैं। तथागत साहित्य सम्मान, यूपी पुलिस वेलफेयर का नारी शक्ति सम्मान, बागवानी प्रतियोगिता और राजभवन आदि में भी आप सम्मानित हुई हैं। तो इस तरह हम अवंतिका जी का एक महत्वपूर्ण समाज के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में योगदान है। तो मैं अवंतिका जी को इस काव्य पाठ की शुरुआत के लिए आमंत्रित करता हूँ। अवंतिका जी। धन्यवाद सर। लिखावट मंच ने आज मुझे इस मंच पर उपस्थित होने का जो अवसर प्रदान किया है, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। इस प्रतिष्ठित मंच से मंगलेश डबराल जी, रघुवीर सहाय जी और आज हमारे समक्ष उपस्थित मिथिलेश श्रीवास्तव सर हैं। इससे ये लिखावट मंच के बारे में जान के मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ और मैं यहाँ मंच पर उपस्थित सभी प्रतिष्ठित वरिष्ठ साहित्यकारों को नमस्कार करती हूँ। अवंतिका जी, आपकी आवाज जो है सर, आप आवाज आ रही है? हाँ, फोन या लैपटॉप जहाँ भी आप बैठी हैं जी, वो उस पर फोकस रखिए, नहीं तो आवाज आपकी कम ज्यादा हो रही है। आवाज कम आ रही है सर? अभी तो ठीक है। अच्छा, हाँ, हमें तो आपकी आवाज आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी आवाज थोड़ी सी ऊंची कर दें तो बेहतर है। या ठीक है सर, थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। जी 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 जी। और हम लिखावट मंच पर जुड़े सभी आदरणीय श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार और सभी को धन्यवाद देती हूँ। आज आप सभी के सम्मुख अपनी कुछ रचनाएं लेकर उपस्थित हूँ। मेरी पहली कविता, जिसका शीर्षक है शिक्षक। शिक्षक क्यों देते हो ऐसी रटी रटाई शिक्षा। शिक्षक क्यों देते हो ऐसी रटी रटाई शिक्षा। क्यों जोर देते हो बार बार कि हम बने बनाए पद चिन्हों पर चलें। शिक्षक क्यों देते हो ऐसी रटी रटाई शिक्षा। क्यों जोर देते हो बार बार कि हम बने बनाए पद चिन्हों पर चलें। हर पल भूत होता जाता हमारा वर्तमान, जो उलझा हुआ है अनेकों झंझावातों में। आज हमारी कठिनाइयां भिन्न तो उनका निदान भी भिन्न है। हमें हमें किसी का प्रतिरूप बनने को मत कहो और ना ही सिखाओ पद चिन्हों का अनुसरण करना। हमें गढ़ने दो एक नया रूप, स्थापित करने दो जीवन मूल्यों की नई परिभाषाएं।
रचने दो एक नया इतिहास, जिसमें हम गढ़ सकें मानवता के कुछ मौलिक अर्थ, जिसमें हम गढ़ सकें मानवता के कुछ मौलिक अर्थ और उगा सकें सभी के लिए नया सवेरा, जो बने भविष्य के पन्नों पर हमारे नवीन हस्ताक्षर, जो बने भविष्य के पन्नों पर हमारे नवीन हस्ताक्षर, अमिट हस्ताक्षर। ये थी मेरी पहली कविता। और मेरी दूसरी कविता, जिसका शीर्षक है विभीषिका, किसानों की पीड़ा को दर्शाती है। कभी सूखा पड़ता है, कभी आंधी, कभी बारिश, कैसे वो फसल जो नुकसान होता है उसमें हमारे अन्नदाता कहाँ तक सफर करते हैं। कुछ ना बोलूंगी, कुछ ना बोलूंगी, मैं चुप रहूंगी। शब्द मिले हैं उस गेहूं की बाली को, जिसने अभी अभी नए नवेले उजले दानों के होने का मतलब जाना है, और जाना है उनसे अन्नदाता के होने का अर्थ। खुशी से झूमती इतराती, जैसे बोलने को आतुर, अपने भीतर समेटे जीवन के कितने ही रहस्य, क्योंकि सृजन ही उनकी नियति है। बोलने को व्याकुल हैं वो नन्हे काले पीले गोल दाने, जो किसी कोल्हू में पिरकर अपने शुद्ध होने का सबूत देने को आतुर हैं। संग कुछ और सखी सहेलियां, जो आने वाले कल की प्रतीक्षा में टुक टुक एक टुक जलते सूरज को निहार रही हैं, क्योंकि जलना उनकी नियति है। कुछ समय को छिप गया ताप, कुछ समय को छिप गया ताप, शीतल पवन और काले मेघों के बीच आज ताप से राहत है। बचना है, झूमना है, मुस्कुराना है, पर यह क्या, बची वो लेकिन झुलस गई। झूम उठी तो बिखर गई, मुस्काई तो फलियां चटक गईं। अंततः थक कर निढाल ताप की राह देखती, फिर कुछ अचंभित होने की आस में धीरे धीरे मुरझाती चली गई, क्योंकि अब मुरझाना उनकी नियति है। हथेलियों में जकड़े हुए जीवन का आधार, समेटे नन्हे नाजुक दाने, बड़े बड़े से ढेर और उनसे आकार लेती अभिलाषाएं, यकायक तेज गति से आते तूफान ने ढेरों के एक साथ होने के विश्वास को, बालियों में बंद उम्मीदों को दूर दूर तक छितरा दिया, क्योंकि अब बिखरना उनकी नियति है। अभी कुछ बच गया है, अभी कुछ बच गया है जीने की आस लिए, पर अभी एक और खेल बाकी है। अभी कुछ बच गया है जीने की आस लिए, पर अभी एक और खेल बाकी है। रिसने लगी मेघों की पीड़ा, बेबस लाचार इस घटना से अनजान, तड़प कर रह गया भास्कर का ताप। बेरहम है मेघों का अत्याचार, जलमग्न चहुं ओर, त्राही त्राही बस एक शोर, क्योंकि अब सिर्फ गल जाना ही उनकी नियति है, क्योंकि अब सिर्फ गल जाना ही उनकी नियति। ये खेती किसानी में जो आपदाएं आती हैं उनको लेकर मेरी कविता थी। मेरी अगली कविता का शीर्षक है परिवर्तन। ये पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बदलाव को
जनरेशन गैप जो रहता है उसको दर्शाती है। इसमें मैंने कील जो लिया है वो बड़े बुजुर्गों के बनाए हुए नियम या उनको लिया है, और तस्वीर से मेरा मतलब है पुरानी मान्यताएं, और कैलेंडर का मतलब है नई सोच या हमारी नई पीढ़ी। काउंट डाउन खत्म, बदल गई तारीख और बदल गया कैलेंडर। एक दिन बदलेंगी तस्वीरें भी, जो जड़ी हुई हैं कीलों से बड़ी मजबूती के साथ समय की दीवार पर। ज्यादा समय तक टंगी रहने वाली तस्वीरें मन को देर तक आकर्षित नहीं करती हैं। मजबूती से ठोकी गई कीलें भी तस्वीरों को उतारने से रोक नहीं पाती हैं। एक छोटा गोल छल्ला जो कील और तस्वीर के बीच एक जोड़ बनाता है, वह धीरे से खुद को सरका लेता है और तस्वीर उतार दी जाती है। कील कील अब भी दीवार पर पूरे दमखम के साथ मजबूती से जड़ी हुई है, लेकिन अब वहां फ्रेम में जड़ी तस्वीर की जगह है रंगीन पन्ने फड़फड़ाता, दिन तारीख महीने बदलता एक कैलेंडर टांग दिया गया है, जो हर माह तारीख और दिन के साथ एक नए रंग में पन्ना बदलता है, और हाँ, एक नई तस्वीर भी पेश करता है। अब वह तस्वीर सुनहरे फ्रेम में जड़ी नहीं है, बल्कि हवा के साथ उड़ती फड़फड़ाती भी है। अब वह तस्वीर सुनहरे फ्रेम में जड़ी नहीं है, बल्कि हवा के साथ उड़ती फड़फड़ाती भी है। अब सब कुछ नया होता है। समय के साथ कितना कुछ बदल गया। सिमटे हुए उसूलों के दायरे कब के फैल चुके हैं, इसका रत्ती भर भी एहसास कील को नहीं है। समय के साथ कितना कुछ बदल गया है, सिमटे हुए उसूलों के दायरे कब के फैल चुके हैं, इसका रत्ती भर भी एहसास कील को नहीं है। बस कील अब भी अपनी मजबूती पर घुमाकर शान से दीवार में गड़ी है, जबकि समय को भांपकर कैलेंडर हर माह एक सुंदर नई तस्वीर पेश करता है। जबकि समय को भांपकर कैलेंडर हर माह एक सुंदर नई तस्वीर पेश करता है, क्योंकि तस्वीरों का बदलना भी जरूरी है। क्योंकि तस्वीरों का बदलना भी जरूरी है। सर, एक और कविता छोटी सी सुना सकती हूँ या मेरा समय हो गया? हाँ, एक छोटी सी कविता सुना। ठीक है, धन्यवाद। एक छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ जिसका शीर्षक है नदी। गहरी नीली नदी गहराई कितनी नहीं जानती। गहरी नीली नदी गहराई कितनी नहीं जानती, पर हाँ, अम्मा कहती कि पानी का रंग जितना नीला होता है, नदी की गहराई उतनी ज्यादा रहती है। पर हाँ, अम्मा कहती कि पानी का रंग जितना नीला होता है, नदी की गहराई उतनी ज्यादा रहती है। ऊपर से दिखता शांत जल भीतर से कितना तेज बहाव रखता है, यह दिखता नहीं। आकर्षक काया का उभरता गहरा रंग मन के भीतर की गहरी भावनाओं को नहीं दिखा पाता। ऊपर से शांत पर भीतर की संवेदनाओं से व्याकुल। इसे समझना ठीक वैसे ही जैसे कंकड़ का छपाक से नदी में डालना और फिर उठती तरंगों को मंत्रमुग्ध होकर देखना। इसे समझना ठीक वैसे ही जैसे कंकड़ का छपाक से नदी में डालना
और फिर उठती तरंगों को मंत्रमुग्ध होकर देखना। लेकिन मन भाव विभोर हो जाता है एक कंकड़ उछालने भर से, क्योंकि नदी और स्त्री एक दूसरे के पर्याय हैं। क्योंकि नदी और स्त्री एक दूसरे के पर्याय हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये मेरी कुछ कविताएं। धन्यवाद अवंतिका जी। नदी और स्त्री दोनों एक दूसरे की पर्याय है और मानवता, किसानों के साथ जो विडंबनाएं हैं, कई रंग की परिवर्तन कील के माध्यम से, कैलेंडर के माध्यम से आपने अपनी कविताओं में, और यही आज की कविताएं हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को, हिस्से जो हमारे जीवन और कई बिंबों के माध्यम से, नदी के माध्यम से स्त्री जीवन और उसके संघर्ष, उसकी पीड़ा, उसके अंतर मन को आपने उकेरा है। बहुत बहुत इन कविताओं के लिए आपको धन्यवाद। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और हम चलते हैं कल्पना पंत जी की ओर। कल्पना पंत जी अक्सर लखनऊ आती जाती रहती हैं और इधर हाल के दिनों में वो लखनऊ में है। तो हमारी यह कोशिश थी कि कभी उनसे कविताएं सुनने का मौका मिले और यह अवसर मिला, तो हमने इस आयोजन में उन्हें शामिल किया। तो कल्पना पंत जी का परिचय कुछ इस प्रकार है, छोटा सा परिचय। आप श्री देव सुमन विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर में पढ़ाती हैं, अध्यापन का कार्य करती हैं। आपने शोध किया है, शोध परक, और इनकी कुमाऊं के ग्राम नाम आधार संरचना एवं भौगोलिक वितरण, जो पहाड़ प्रकाशन से यह कृति छपी भी है 2004 में। इनका कविता संग्रह आया है मिट्टी का दुख 2021 में। और आपकी कविता संग्रह की भूमिका प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने लिखी है, जो आलोचना के संपादक हैं। कई साझा संकलन में भी आपकी कविताएं आई हैं। स्त्री होकर सवाल करती है, ये लक्ष्मी शर्मा, ये शतदल 2015 में, फिर उसी तरह अंकित होने दो, उनके सपनों का इतिहास, समय साक्ष्य, मैंने कई साझा संकलनों में आपकी कविताएं आई हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं में कविताएं छपी हैं और निराला स्मृति सम्मान से आप सम्मानित हैं। तो अभी आप दिख नहीं रही हैं और मैं समझता हूं कि इस हम लोगों के सामने आए, और मैं आग्रह करूंगा और आमंत्रित करूंगा कि कल्पना जी, हाँ देखिए आप दिखिए आप, हाँ, तो आपकी कविताएं हमें सुनने का मौका मिले। हमारी बहुत कोशिश थी लखनऊ में आपका कविता पाठ का आयोजन हम करते, लेकिन यहाँ प्रचंड गर्मी है और माहौल भी अभी इस तरह का नहीं है, तो हम लोग ऑनलाइन ही आपकी कविताएं सुनेंगे। कल्पना जी। आभार कौशल किशोर जी। आप सभी के साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। लिखावट का मंच जिनसे मंगलेश डबराल जी जुड़े हैं, मुझे बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है उससे जुड़ के। अवंतिका जी, कौशल किशोर जी, मिथिलेश जी, उषा जी, अलका जी, विमल जी और बाकी सभी अन्य जुड़े हुए जो साथी हैं, उन सभी साथियों को मैं हृदय से नमस्कार करती हूँ। मैं अधिक समय न लेते हुए अपनी पहली कविता का पाठ आप लोगों के सामने करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है मुझे किसी देवता का। ओहो, ये क्या हुआ? आ गया? दिखाई दे रहा है ना? मुझे किसी देवता की दरकार नहीं है। क्या हुआ? मैं दिखाई दे रही हूँ?
वीडियो नहीं आ रहा है लेकिन आवाज आ रही है आपकी। वीडियो नहीं आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो आप पाठ करें। वीडियो आपका ऑफ हो गया है। हाँ, हाँ। लेकिन पढ़िए आप। हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। जी। लगता है कहीं दब गया है, जिसकी वजह से वीडियो दब वाले गया है। को। हाँ जी, वो अच्छे को मुझे लगा मैं ठीक करूं उसको। हाँ कर दीजिए तो बेहतर। अभी तो वीडियो आ रहा था आपका। अभी आ रहा था। हाँ, जी। वीडियो आ रहा था, अचानक बंद हो गया। हाँ आप हाँ उसको ठीक करें, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जी। और आप चाहें तो कविता पाठ करती रहें और वीडियो को ठीक करने की कोशिश भी करती रहें। ठीक है, थैंक यू। जी। लाइट भी चली गई। अब कविता पाठ आप जारी रखें, हमें लगता है। हाँ, कविता पाठ में शुरू कर देती हूँ। जी जी। मुझे किसी देवता की दरकार नहीं है। उन अंधेरों में जिन्हें जबरन हमारी आंखों पर थोपा जाता है, चलाए जाते हैं नश्तर लहूलुहान आत्माओं पर, थके पांवों पर ठोक दी जाती हैं कीलें, सामने खत्म किया जाता है इतिहास, जंजीरों को आजादी से जोड़कर पेश किया जाता है, सलीबों पर संभावनाओं को लटकाकर भविष्य का नक्शा बनाया जाता है, दिन को रात और रात को दिन की तरह चांदी की तश्तरी में मखमली पैरहन पहनाकर, कंदीलों में किसी मासूम के सपनों को जलाकर की गई रोशनी में सामने लाया जाता है। हाहाकार को संगीत बनाकर जीते जी जीवन का मरसिया गाने वाले समय में मुझे किसी देवता की दरकार नहीं। बहुत अब बहुत अब दिखाई दिया? बहुत सुंदर। हाँ हाँ, आ गया। ठीक ठीक। हाँ अब एक पहाड़ से संबंधित एक कविता है जिसे मैं पढ़ना चाहूंगी। जी जी जी। कविता का स्वागत। शीर्षक है सर्दियों में। भले ही इस समय गर्मी है, लेकिन शायद इस कविता को पढ़ के सबको थोड़ी शीतलता का अनुभव हो, इसलिए मैं ये कविता पढ़ रही हूँ। सर्दियों में चीड़ वृक्ष के नीचे ठंड से जल गई है घास, 4 घरों से पहाड़ पर धुआं उठता है, उन्हीं आंखें खोल देते हैं पर्वत शिखरों पर घंडियाल और क्षेत्रपाल। घंडियाल और क्षेत्रपाल पहाड़ के लोक देवता है, जो क्षेत्र रक्षक देवता माने जाते हैं। जा चुके हैं गांव से नौनिहाल, पहाड़ों की छाती पर दिखते हैं घाव, गांव के दिल पर मसोस सी कायांतरित चट्टानों सी देह, सूनी आंखों से पगडंडियों को बुहारती है, चलती है सड़कों पर यादें, नदी में लहरें, पहाड़ पर ढाल, पगडंडियों में आहटें और मन में उलझन। ठंड से ठिठुरते हैं फूल, जंगल सिहर उठते हैं, बर्फ की ठंडी उम्र की ढलान पर, छोटे छोटे पुलों पर, दरिया के किनारे चलते रहते हैं प्रतीक्षारत एकाकी वृद्ध। एक कविता है, अजीब समय है। अजीब समय है, सब और धूसर तितलियां उड़ रही हैं और वे रंगों से खेल रहे हैं। आकाश के बदरंग कैनवास में लगे हैं खून के धब्बे, उलट गई है सारी रेखाकृतियां, एक दूसरे को पछाड़ती कोंचती, बह रही है खूंखार हवाएं, नींद पर धड़धड़ाता है अंधड़, समय की सलीब पर टंगे हैं प्रश्न और उत्तर खो गए हैं। जहां नदियां थीं, वहां फैला है दूर तक रेत का समंदर, बदल रहा है मौसम का मिजाज और वे हरियाली के गीत गा रहे हैं। एक कविता पिता पर है जिसे मैं अभी सुनाना चाहूंगी। थोड़ा सा मुझे उसे देखना पड़ेगा।
फिर आपका ये वीडियो चला गया। अच्छा, वीडियो क्यों चला गया ये? हाँ कोई बात नहीं, आप अपना कविता पाठ करते हैं। हाँ आगे। ये कविता है पिता से बातचीत। जी जी जी। छतनार पेड़ की भांति मेरे पिता, जिनसे मैं नित संवाद करती रहती हूँ, अंतस में कभी कभी संवादहीनता की निराशा में दिखते हैं। वे पिता जिन्होंने जीवन और जीने की प्रेरणा दोनों दी, सुकरात की तरह समय से आगे अपने शिष्यों से संवाद करते, बच्चों को जीवन से संपृक्त करते, मेरी धरती और आकाश दोनों हैं। शायद नहीं जानते उनसे निरंतर चलने वाला शब्दहीन संवाद ही है जो मुझ में रंग भरता है। यह नहीं रहा तो मैं चुप जाऊंगी। 82 की उम्र में भी हमेशा सक्रिय जीवंत रहने की कोशिश करने वाले पिता अब कानों से कम सुनते हैं, फोन पर और कम, पर पिता अब मुझसे बात करते हैं। आभार आप लोगों का। मैं अधिक समय नहीं लेना चाह रही, इसलिए धन्यवाद कल्पना जी। बहुत जो आपने कहा कि कविताएं सुनकर कुछ शीतलता मिलेगी, और आज पितृ दिवस भी है, और पितृ दिवस पर आपने पिता को याद किया, जिसका फैलाव धरती से लेकर आकाश तक, और कई कविताएं पहाड़ के जीवन में जो त्रासदी है, विस्थापन है ना, समय की जो विसंगतियां हैं, उनको आप अपनी कविताओं के माध्यम से हमारे सामने रखा। तो आपको इस कविता पाठ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको सुनना भी चाहते थे, तो इसलिए लखनऊ में और हम लोगों के बीच आपका स्वागत भी है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ डॉक्टर उषा राय जी की तरफ, जो हम लोगों की अत्यंत प्रिय, और मैं समझता हूँ कि लखनऊ की सर्वाधिक सक्रिय रचनाकारों में आप शुमार हैं। कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं, शिक्षिका भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और जब कहीं भी लखनऊ में प्रतिरोध की जो भी आवाज गूंजती है, उसकी अगली कतार में आप मिलती हैं। तो मैं लिखावट के इस मंच पर दूसरी बार उषा राय जी का मैं स्वागत करता हूं। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी किया, और अब्दुल बिस्मिल्लाह आपके गाइड रहे हैं, और आपका विषय रहा है समकालीन हिंदी कविता, व्यंग और शिल्प। इसी पर आपने शोध किया। सुहेल मेरे दोस्त आपका चर्चित कविता संग्रह रहा है, और हवेली कहानी संग्रह, और इन दिनों आप एक और नए संग्रह की तैयारी में लगी हैं, भीमा कोरेगांव और अन्य कविताएं। इसी शीर्षक से संभवतः उस संग्रह का यही नाम होगा। और भीमा कोरेगांव के पक्ष में, मतलब वहां पर जो लोग बंद हैं, जिन लोगों को के ऊपर इस तरह का उत्पीड़न की कार्रवाई की गई है, लेखक, साहित्यकार, कवि, मानवाधिकार कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, इससे उषा राय जी की प्रतिबद्धता को और सामाजिक सरोकार और संलग्नता को समझा जा सकता है कि जब वे भीमा कोरेगांव और अन्य कविताएं अपने कविता संग्रह का शीर्षक रखती हैं, तो क्या तो आपका सरोकार और आपकी संलग्नता किस दिशा में है। आपका थिएटर से भी आपका जुड़ाव रहा है, और कई नाटकों में आपने मंचन किया है। और तो हम उषा राय जी को सुनना चाहेंगे। और अभी हाल में आपकी एक लंबी न्यू क्लिक पे कविता भी आई है, जो बहुत लंबी तो नहीं है, लेकिन औसत लंबाई की है। तेंदुआ शीर्षक से वो कविता आई है। तो मैं उषा जी को लिखावट के इस मंच पर आमंत्रित करता हूँ कविता पाठ के लिए। उषा जी।
बहुत बहुत धन्यवाद कौशल किशोर जी आपका। लिखावट संस्था का बहुत बहुत आभार। संरक्षकों जो हमारे हैं उनको बहुत ही याद करते हुए मिथिलेश जी और कल्पना जी, विमल किशोर जी, आभा और प्रशांत जी, अलका पांडे, जितने ही हमारे श्रोता हैं सबको नमस्कार करते हुए मैं कविता पाठ शुरू करती हूँ। ये कविता जो है वो अभी हमारे दो तीन बहुत ही मौजूद विषय चल रहे हैं। एक तो पहलवानों का जो चल रहा है वो बहुत दिनों से एक काफी हद तक अपना पूरा ध्यान खींच रहा है। तो इस पर है कविता मेडल चूमते हुए। शीर्षक है मेडल चूमते हुए। ठहरा हुआ आज ही ये कविता जन संदेश टाइम्स के साहित्यिक जी पृष्ठ पर यह कविता प्रकाशित भी हुई है। जी 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 हरिश्चंद्र पांडे की बड़ी अच्छी टिप्पणी आई है इसके बारे में। हालांकि मैंने सुभाष जी से बहुत लड़ाई करी कि आपने मुझे बिल्कुल कोने में क्यों डाल दिया। तो मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी क्योंकि ये बिल्कुल आज का विषय है और बहुत ही ध्यान खींच रहा है। ठहरा हुआ यौन शोषण का सवाल अब आ लगा है नाव के साथ तुम्हारे। पतवार मत छोड़ना मेरे नाविक, चाहे जलजला ही क्यों ना आ जाए। जिस दिन उतरी थी अखाड़े में, जिस दिन उतरी थी अखाड़े में, उसी दिन दे दी थी चुनौती कि दुनिया के पहलवानों को हरा कर ले आओगी मेडल, जिसकी सुनहरी इबारत से चमक जाएगी देश की मिट्टी। मेडल चूमते हुए तुमने अपने पहले प्यार, पहले इरादे को पंख दिए। जंतर मंतर की आर पार लड़ाई के योद्धाओं में शामिल हुआ तुम्हारा नाम। मेरी नाविक पतवार मत छोड़ना। तुमने देखा था जिसे आदर से, वह चंदगी राम, दारा सिंह या महावीर फोगाट नहीं था। वह तिलकधारी यौन शोषण का बीमार करता है जो पलटवार बार बार। सत्ता की गोद में बैठा मूछे ऐंठता करता है दल बल से गुमराह। मेरी नाविक पतवार मत छोड़ना। सवालों से निकले बहुत से सवाल जो खाते रहे हिचकोले सदा से, पर तुमने इसे अपनी देह पर झेला। तुम्हारी हताशा निराशा का बंदोबस्त हुआ विफल। राहें निकलेंगी। इन चिंताओं बेचैनियों को रखना याद। संसद से भले ही पुकार लौट आए, पर जनता सब रखती है याद। मेरी नाविक पतवार मत छोड़ना। समय बदला, गालियों का अंदाज वही। सम्मान मिला, अपमान की आदत वही। इसलिए मत समझना कि यह दुख केवल तुम्हारा, रोना केवल तुम्हारा। तमाम जीवित मृत स्त्रियों का रोना है जो तुम तक बहता बहता आया। आएंगी स्वतंत्र चेता स्त्रियां भी साथ। वह लड़ाई केवल तुम्हारी नहीं, अब नींद उड़ेगी तानाशाहों की। मेरी नाविक बस पतवार मत छोड़ना। लोकतंत्र का लोक तुम्हारी नाव। तंत्र से किसको कब उम्मीद। संगोल संसद उत्सव मना रहा। तुम्हारे हर सवाल पर चुप्पी। एक मंत्री फिक्रे कसती हंसती, साड़ी पकड़कर एक सवाल से भागती। सब पूछते हैं कब होगा बदलाव, कब होगी स्त्री सम्मान की वापसी। मेडल तुम्हारा है, तुम्हारे पास रहे इस पितृ सत्ता को सबक सिखाना। मेरी नाविक पतवार मत छोड़ना।
मेरी नाविक पतवार मत छोड़ना। दूसरी कविता है रो लो जरा। खाने का पहला कौर उठाते ही अगर मन दुख से भर जाए, आंखों में आंसू छलक आए, तो आओ ना रो लो जरा। पुरुष हो तो क्या हुआ, पुरुष हो तो क्या हुआ, अपने भीतर देखो, वही डर वही मासूमियत है। कितनी बार रोए हो बचपन में, रोने को दोस्तों का साथ मिल जाता था, तो आज क्यों नहीं। ऐसे बड़े क्यों हुए कि छिपानी पड़ी इतनी सारी बातें। सोचो जरा, अगर तुम भी स्त्रियों की तरह रोते होते तो नदियां सूखती नहीं, तो नदियां सूखती नहीं। एक तरफा प्यार ना होता, प्यार एक तरफा ना होता। राह चलती लड़की इतनी भयभीत ना होती, घरों से इतनी कर्कश आवाजें ना आती। किसी सुधार से इतनी सुधरती नहीं है चीजें, किसी सुधार से चीजें इतनी सुधरती नहीं है जितनी कि रोने से झूठा अहम ढल जाता है, झूठा अहम ढल जाता है। सोचो जरा, अगर तुम रोते होते तो गिले शिकवे पल में दूर हो जाते और गुजरे जमाने भी लपक झपक कर वापस आते, गुजरे जमाने भी लपक झपक कर वापस आते। फिर अप्रेम के, फिर अप्रेम के कम पानी में यूं हम सबको डूबना ना पड़ता। अप्रेम के कम पानी में हम सबको यूं डूबना ना पड़ते। तुम रोते होते तो प्रेम लब भरा रहता। तुम रोते होते तिनका है पहला, इसके 8-7 खंड हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं। घुस आया है तेंदुआ। उषा जी, ये पिछली कविता की अंतिम जी पंक्तियां एक फिर से पढ़ें। जी सर। फिर ये 3-4 है, पंक्तियां। जी 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 जी। सोचो जरा, अगर तुम रोते होते तो गिले शिकवे पल में दूर हो जाते और गुजरे जमाने भी लपक झपक कर वापस आते। फिर अप्रेम के कम पानी में यूं हम सबको डूबना ना पड़ता। अप्रेम के कम पानी में हम सबको यूं डूबना ना पड़ता। तुम रोते होते तो प्रेम लबालब भरा रहता। तुम रोते होते तो प्रेम लबालब भरा रहता। जी आगे बढ़े। जी हाँ, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। जी जी जी। तो अब ये तेंदुआ है, आज की राजनीति की जो भी स्थितियां हैं। घुस आया है तेंदुआ, वे मुग्ध हैं उसके हिंसक अंदाज पर, गर्व करते हैं, फूल माला से लाद देते हैं, पर लोग हैरान हैं कि यह तो तेंदुआ है। कुछ ने उसके खून से सने दांत देखे, कुछ ने तीखे नाखून भी। आमजन, लेखक, पत्रकार, संस्कृति कर्मी और स्त्रियां चीख चीख कर बताती हैं कि यह वह नहीं, यह तो इतिहास के गलियारों में, कथा बिंबों में कुंडली मारे चुपचाप बैठा ही रहता है। हिंदुत्व का वरद हस्त और नफरत की आंच पाते ही इसके हाथ पांव लेने लगते हैं आकार। चमक उठती हैं आंखें, खुलते हैं दांत, कसमसाने लगता है करने को वार। गलत सही कुछ नहीं मानता, भारत भूमि पर जन्म लेता है बार बार। यह आदिकाल का महाशिकारी, यह आदिकाल का महाशिकारी। दूसरा है, जब हम बेखबर रहते तेंदुआ दूर तक चाले सोचता।
जब हम बेखबर रहते, तेंदुआ दूर तक चाले सोचता, शिकार को आंखों में रखता और सदा ही विलोम रचता है, सदा ही विलोम रचता है। मसलन नारा बेटी बचाओ यौन शोषण का लाइसेंस बन जाता है। कहता है सहमति, कहता है सहमति, असहमति को दिखाता जेल का रास्ता, असहमति को दिखाता जेल का रास्ता। कहता है अच्छे दिन, बुरा दिन चल रहा होता है। कहता है विकास, विनाश हो जाता है। कहता है शिक्षा, बच्चे छोड़ देते परीक्षा। कहता है सबका साथ, दंगा करा दिया जाता है। खरीदना बेचने में, रोजगार बेरोजगारी में, खरीदना बेचने में, और व्यवस्था वोट की गणित में बदल जाती है, व्यवस्था वोट की गणित में बदल जाती है। अब की है उसने शांति की बात, अब की है उसने शांति की बात, तो चाकू, खंजर, भाला, त्रिशूल की बात चल निकली है। जब जब खतरों की बात उठाता है, जब जब खतरों की बात उठाता है, तब समझ लेना चाहिए कि अब कोई नाव खतरे में नहीं, पूरी नदी खतरे में है। कोई नाव खतरे में नहीं, पूरी नदी खतरे में है। तीसरा है, अंधेरी सुनसान रातों में दौड़ता है तेंदुआ निरंकुश दौड़। अंधेरी सुनसान रातों में दौड़ता है तेंदुआ, तेंदुआ निरंकुश दौड़। पूंजी पूंजी दौड़ती है टाई की फांस लिए, सरमाएदारों के हंटर के इशारे पर। निर्मम घूमती पैसों, ढूंढती पैसों का स्रोत, उसकी नजर से कुछ नहीं बचता, उसकी नजर से कुछ नहीं बचता। धरती, आसमान, पानी, पेड़ पौधे, पहाड़, जंगल, अनाज, पुआल, बबूल, नीम, बांसों की झाड़ियां, जड़ी बूटियां, उसकी नजर से कुछ नहीं बचता। अपराध बेलगाम, महंगाई संगिनी, औचक पैंतरे बदलती, औचक पैंतरे बदलती। कानों कान खबर ना पहुंचे, इंसान को स्वार्थी बनाती है, इंसान को स्वार्थी बनाती। प्रतिभाओं को चंगुल में रखती है, प्रतिभाओं को चंगुल में रखती। साधनहीन जनों को खारिज करती और चमकते चेहरों को, और चमकते चेहरों को खुदकुशी के दरवाजे पर ला खड़ा करती है। ये पूंजी चमकते चेहरों को खुदकुशी के दरवाजे पर ला खड़ा करती है। आवारा पूंजी की दौड़ तेंदुए को भी मात देती है, आवारा पूंजी की दौड़ तेंदुए को भी मात देती है। चौथा है, युद्ध की तैयारी में, युद्ध की तैयारी में हथियारों के साथ ही घरों पर हमले, आतंक, घेराव, हत्याएं, बलात्कारों के तकनीक का रिवाज बना, बलात्कारों के तकनीक का ये रिवाज बना युद्ध के समय में, ताकि कुचली जा सके औरतों की उपज। अमानवीय पशुता से तोड़ा जा सके मनोबल, अमानवीय पशुता से तोड़ा जा सके मनोबल। युद्ध खत्म हुआ, युद्ध खत्म हुआ, संधि हुई। पराजित देशों ने भी बदले अपने मुद्दे, पराजित देशों ने भी बदले अपने मुद्दे। विस्थापन, आवागमन, व्यापार पर हुई बात, लेकिन उन स्त्रियों पर बर्बरता के बाबत, बर्बरता की बाबत कोई बात नहीं। युद्ध के इतिहास में, युद्ध के इतिहास में आज तक किसी सैनिक, किसी राष्ट्र नायक ने नहीं मांगी माफी, नहीं मांगी माफी। तेंदुए की तरह ताकत की अकड़ में चूर कुछ लोगों का आज भी मानना है कि स्त्री पति की, देश की, राजा की
शक्ति है, उसका बलात्कृत होना देश के काम आना है, उसका बलात्कृत होना देश के काम आना है। पांचवा है जी, थैंक यू जी। पांचवा है, घर में टहलता है तेंदुआ, घर में टहलता है तेंदुआ, झाड़ू पोछा डस्टिंग कूड़ा डालना कब, सफाई नहीं हुई पूजा नहीं धुला, अभी तक चाय नहीं बनी खाना कब, सीढ़ियां धोने पोछने में इतनी देर, नाश्ते का पता नहीं टिफिन कब, लगातार गुर्राता है तेंदुआ, लगातार गुर्राता है तेंदुआ, पोछा लगाते पीछे लात न मारे, बच के रहती थर थर कांपती है स्त्री, ठाव उठाव चोट न लग जाए, कहीं बच्चों पर ही हाथ न उठा दे, उसकी लंबी उम्र की कामना करती, सारे व्रत त्योहार पूजा पाठ करती, एक तेंदुए के साथ रहती है एक स्त्री। क्या बात, दिल्ली से घर तक, दिल्ली से घर तक तेंदुआ। जी जी, एक तेंदुए के साथ रहती है एक स्त्री। छठा है, कोई पकड़ नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता कि उनके भीतर किधर बसता है एक ज्ञानी तेंदुआ। जब आप राजनीति की बात करें, जब आप राजनीति की बात करें, वे धर्म की बात करते हैं। जब आप धर्म की बात करेंगे तो वे संभोग से समाधि की बात करेंगे। सबकी बात काट कर अपनी ही बात रखते हैं। किसी पुरातन उक्ति की चमत्कार भरी व्याख्या करते, कठिन के प्रतीकों मिथकों के जंगल में भटकने लगे, केवल दिल दिमाग पर कब्जा करता है वह तेंदुआ साहित्य का कॉकटेली आसव पीकर अमर होना चाहता है। यह तेंदुआ साहित्य का कॉकटेली आसव पीकर अमर होना चाहता है जी। सातवां है तेंदुआ, वह प्यासा है, पानी के लिए भागता है नदी की ओर, छलांग लगाता पानी पीता है, उसका चौकन्नापन बताता है कि कहीं न कहीं से उस पर है तेज नजर, उसकी गदबदी मांसल देह पर फिसल रही है जीभ, किसी के भूख की तुष्टि, पानी पीता है। दुनिया के सबसे सभ्य प्राणियों का लाभ भी उसकी सुनहरी भूरी फर जैसी धब्बे वाली खाल और शहद सी आंखों दांतों पर सधता है। जो सभ्य लोग हैं उनका भी स्वार्थ उससे सधता है। तेंदुआ चालाक, फुर्तीला, मौका परस्त और बर्बर होता है, अपनी भूख के पक्ष में और मारे जाने के खिलाफ पूरी ताकत से तन कर खड़ा हो जाता है, पूरी ताकत से तन कर खड़ा हो जाता है। बहुत ये तेंदुआ खत्म हुआ। उषा जी, अच्छा जी, साहित्य के जंगल में भी तेंदुए विचरते हैं, जरा एक उस पे भी हो जाए कविता। उषा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। तेंदुआ खत्म हो गया। जी जी, आपका कविता पाठ समाप्त हुआ। आगे बढ़ते धन्यवाद, धन्यवाद जी, आपको। बिल्कुल। ये सब कविताएं नहीं है, मुझे तो लगता है ये समय का आख्यान है। और तेंदुए का मतलब आपने मेडल को लेकर के जो आज कविता आपकी आई है, और जिसमें आपका है कि पतवार को अपने हाथ में रखना होगा, मतलब आप किसी दूसरे पर आप भरोसा करके आप नहीं चल सकते हैं, वहां से
तेंदुए की जो पूरी यात्रा है तेंदुआ, वो तो हमारे समय का आख्यान या कविता रचती है, और उसके इतने आयाम है और जिस पर अलग से और विस्तार में बातचीत की जा सकती है। और आपकी कविता पर अलका पांडे ने, प्रशांत जैन ने और भी कई लोगों ने, तस्वीर नकवी साहिबा भी आई हुई हैं, उन्होंने भी हाथ उठाया है। और वो क्या कहना चाहती हैं, अगर कुछ हाथ उठाया है कुछ कहने के लिए, या कमेंट बॉक्स में डाल सकती हैं। नहीं, हाँ, कमेंट कौशल जी उनके कमेंट्स ले लीजिए। जी जी, हाँ, कमेंट बॉक्स में 30 डाल सकती हैं। तो 30 तस्वीर सेकंड नकवी का। जी, जी। कुछ ये कहना है क्या आपको, तो फिर हम आगे बढ़े। नहीं तो हम इस काव्य पाठ के लिए उषा राय जी को बहुत बहुत लिखावट की ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, और अब इस कड़ी की अंतिम कवित्री हैं, स्त्री रचनाकार हैं विमल किशोर। विमल किशोर की एक धन्यवाद आप सबका। लंबी सामाजिक यात्रा रही है, और कविताएं या साहित्य के क्षेत्र में वो बाद में आती हैं। आंदोलन, सामाजिक आंदोलन से ही उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। और लखनऊ में सबसे पहले 80 के दशक में यहाँ पर महिला संघर्ष मोर्चा बना था, और शोभा सिंह उसकी संयोजक हुआ करती थी और विमल किशोर उसकी सह संयोजक। लेकिन इसके साथ साथ उनका लिखना भी चलता रहता था, और आपकी कहानियां, रिपोर्टें स्वतंत्र भारत और इस तरह के अखबारों में भी उन दिनों इनकी कहानियां छपी थी। कविताएं भी लिखती रही हैं, और पिछले दिनों आपकी कविताओं का संग्रह पंख खोलूं लखनऊ की क्या उड़ चलूं कवित्री है। आया था। और स्वाभाविक तौर पर जो इनके अनुभव हैं, आंदोलनों के जो अनुभव हैं, वो कविता में आते हैं। सिर्फ ये स्त्री जीवन की कविताएं नहीं हैं, बल्कि सामाजिक जीवन की कविताएं हैं, सामाजिक आंदोलन की कविताएं हैं। तो मैं विमल जी को आमंत्रित करता हूं, वे इस दिख नहीं रही हैं, वो आवें और अपना कविता पाठ करें। विमल जी। तो सबसे पहले मैं लिखावट संस्था को, मिथिलेश जी को, आदरणीय मिथिलेश जी को नमस्कार करती हूँ, उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और मुझे मौका मिला है, मुझे मौका दिया है इन्होंने, मैं इसकी बहुत आभारी भी हूँ। और आप सब, उषा राय जी, अवंतिका जी और कल्पना पंत जी से मिल करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरी कुछ यहाँ पर कुछ एक कविताएं लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। और मेरी सबसे पहली कविता का शीर्षक कविता ही है। तो आप सबसे पहले कविता शीर्षक से कविता सुनिए। कविता तुम जीवन की उष्मा हो, चांदनी की चमक हो, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हो। ये उन दिनों की कविता है जब कोरोना काल में एकदम अकेले हो गए थे हम सब लोग, उस समय की ये कविता है। उस समय मेरा लिखना ही सिर्फ ये काम मुझे जीवन देता था, ऊर्जा देती थी, तो इसलिए ये मैंने लिखी थी। कविता तुम जीवन की उष्मा हो, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, आप पढ़िए पढ़िए। कविता तुम जीवन की उष्मा हो, चांदनी की चमक हो, संवेदनाओं की अभिव्यक्ति हो, शब्दों को पिरोकर उसी से बनती है तुम्हारी काया। कविता तुम नदी की धार हो और हम नाव पर सवार शब्द और लय बुनते हैं। तुम प्रेम की प्रकाष्ठा हो जिसमें समाहित हो सकती है सारी दुनिया। हमने तुम्ही से सीखा है, हमने तुम्ही से सीखा है न्याय के पक्ष में खड़ा होना और तौलना किसी भी समस्या को न्याय अन्याय के तराजू में। अच्छे बुरे की पहचान करना भी कितना सहज हो जाता है। कविता तुम हमारी अकेलेपन की सच्ची साथी हो,
अवसाद को दूर करने वाली जीवन दायिनी हो, बहती रहो। तुम तो वह हो, तुम तो वह हो जिसके शब्दों के अग्निबाण से डर जाती है सत्ता। उसी तरह जैसे फैज और कई कवियों से वह डर गई थी। तुम्हारे शब्द अनमोल है, इसलिए तो हमारे दिलों में बसे हैं नागार्जुन, केदार, शमशेर और फिर मुक्ति बोध का तो कहना ही क्या। कविता तुम प्रस्फुटित होती रहो हमारे अंदर निरंतर इसी तरह, और हम बनते रहे कुछ और मनुष्य निरंतर इसी तरह, और हम बनते रहे कुछ और मनुष्य इसी तरह। मेरी दूसरी कविता है, मेरी अगली कविता है एक मुट्ठी रेत। ये घरेलू हिंसा की जो महिलाएं होती है, घरेलू हिंसा के शिकार, उन पर है ये। माँ के घर एक मुट्ठी रेत शीर्षक है। माँ के घर आई ब्याहता बेटी, अपने ससुराल का दुखड़ा रोती, वहां कोई नहीं समझता माँ मुझे। 6 परिवार की सेवा में रात दिन एक करती, बचे हुए खाने से अपना गुजारा करती। पति कहता यहाँ मेरा आदेश चलेगा, यह मेरा घर है। सास और देवर कहते यहाँ मुफ्त में रोटियां नहीं तोड़ी जाती। बाप ने तो कुछ दिया नहीं दहेज, छोटा सा अभी दूध मुहा बच्चा है, छीन लेना चाहते हैं वह भी मुझसे। समझाते हुए माँ कहती अब वही तुम्हारा घर है बेटी, सभी बड़ों का सम्मान और आदेश का पालन करो बेटी, इसी में तुम्हारी भलाई है, जीना मरना तुम्हारा वही है, अब वही तुम्हारा घर है बेटी। आंसू बहाती सवाल करती बेटी, मैं क्या हूँ माँ, मेरा वजूद क्या है माँ, मेरा घर कहाँ है माँ। पति कहता यह मेरा घर है। माँ तुम भी कहती यह तुम्हारा घर है। मौसम की खुशबू उसकी, चांद सितारे उसके, बेटा उसका, घर उसका, एक छोटी सी छत की खातिर क्या क्या ख्वाब गंवा बैठी। भूल गई कि ईंटें उसकी, गारे उसके, मिट्टी उसकी, रात की काली छाया मेरी। और बेटों द्वारा तिरस्कृत तुम, हाँ तुम भी माँ, सारी जायदाद बेटों के नाम कर सुकून से जीने वाली, तेरे हिस्से में क्या है माँ, मेरे हिस्से में क्या है माँ, सिर्फ एक मुट्ठी रेत, यही ना, सिर्फ एक मुट्ठी रेत यही। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मजहबी सब्जी। प्रतिदिन की तरह आज भी जानी पहचानी सी वह आवाज कानों में गूंजी है। करीम मियाँ की गुहार, ताजा हरी सब्जी ले लो, ताजा हरी सब्जी ले लो। सीढ़ियां उतरती भागती हुई मैं पास पहुंचती हूँ। फिर होता सब्जियों के मोल भाव, मेरी हो गई थी अच्छी जान पहचान इस सब्जी वाले से। उसकी अपनी थी दुख भरी दास्तान, पत्नी और फिर उसका बेटा कोरोना की भेंट चढ़ गए थे। मैं पढ़ सकती थी उसकी गमजदा आंखें, दर्द और भटका था वह इलाज के लिए। बिना जरूरत उससे रोज सब्जी लेना मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया था। बिना जरूरत उससे रोज सब्जी लेना मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया था। सब्जी देकर वह आगे बढ़ जाता, पर हर बार की तरह रोनी सूरत बना वह लौट आता मेरे दरवाजे। बहन जी की पुकार लगाता। गुस्से और क्षोभ से भरी उसकी आंखें मुझसे सवाल करती, अब तो
सब्जी भी हिंदू और मुसलमान हो गया है बहन जी। हारे हुए इंसान की तरह आश्चर्य से करीम मियाँ की ओर मैं देखती, उसकी खौफजदा आंखें, दयनीय सूरत हिला देती मुझे अंदर तक। मरती संवेदनाएं, मजहबी नफरत कहाँ ले जा रही है देश को। उसे इस देश की धरती से प्यार था, वह अपनी रौ में कह जाता। इस पर इस तथाकथित हिंदू मोहल्ले में शायद कोई नहीं था उसकी सब्जी का खरीदार। धीरे धीरे वह दुखी कदमों से आगे बढ़ जाता और छोड़ जाता कई सवाल, और छोड़ जाता कई सवाल। बहुत मेरी अंतिम और छोटी सी कविता है, अंतिम नहीं है। ऐ सुंदर लड़कियों, ऐ देश की सुंदर लड़कियों, स्वर्ण पदक से विभूषित नाज है तुम पर सारे देशवासियों को। आज तुम सब बैठी हो, आज तुम सब बैठी हो अपने प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ, पर इस बेदर्द दीवारों से टकराते हुए हो गए हैं कई दिन। तुम्हारी बेबसी और आंसू अंधी, बहरी और गूंगी सत्ता को समझ नहीं आता। ऐ देश की सुंदर लड़कियों, अब लड़नी होगी तुम्हें लंबी लड़ाई। अब यह है तेरी आर पार की लड़ाई। अब उन सभी लड़कियों के लिए जिनके अरमानों को कुचला गया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का झूठा भ्रम फैलाकर रोक लगा दो उनके नाजायज हौसलों पर, नफरत के मंसूबों पर तुम आगे बढ़ो। कई हाथ और कई कदम तुम्हारे साथ होंगे, न तुम डरना न कभी झुकना। ऐ देश की सुंदर लड़कियों, नाज है तुम पर सारे देशवासियों को। मेरी अंतिम कविता एक चाहत है। मेरी एक छोटी सी और अंतिम कविता चाहत। जीवन की सांध है और ये चाहत भरी हसरत, बस ये आखिरी हसरत है मेरी। मैं उस आवाज का हिस्सा बनूं जो बदलाव के लिए सदियों से प्रयासरत है। नई पौध की तैयारी हो जहां, नई पौध की तैयारी हो जहां, मैं उन्हीं का हिस्सा बन जाऊं। मैं उम्मीद की वह चिंगारी बनूं जो सुलगता रहे हौले हौले जनमानस के दिलों में, ताकि मेरे मरने के बाद भी बने यह नया आगाज और इतिहास में दर्ज हो वह दास्तान एक कालजयी की तरह, इतिहास में दर्ज हो एक कालजयी की तरह। नमस्कार। वाह, मेरी ये अंतिम कविता थी। बहुत आप अच्छी सबको कविता है। और सबको धन्यवाद, और आदरणीय मिथिलेश और जी को आपको भी भी बहुत धन्यवाद धन्यवाद विमल जी। हाँ हाँ हाँ, जी। आपने कुछ जैसी छोटी छोटी कविताएं सुनने का और सुनाने का मौका भी मिला, और आप सबकी भी मैंने सुनी ध्यान से, बहुत अच्छी लगी सबकी कविताएं। आपका बहुत कभी बहुत आभार। जी। और सबकी कुछ कुछ लोगों की ये कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आ रहे थे, मैं पढ़ने में थी देख नहीं पाई, तो आप सबसे ठीक है, धन्यवाद विमल जी। जी हम लोग आगे बढ़ते हैं और जी समय भी हो गया है और समापन की ओर उस दिशा में बढ़ा जाए। और इस कार्यक्रम में मतलब आप देखिए कि आज किस तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, चाहे लखनऊ हो। आज सुबह लिखावट के मंच पर कविता मुंबई का आयोजन हुआ था और वो 5वीं कड़ी थी। किस तरह चाहे मुंबई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना आरा हो, या गांव शहर कस्बों में भी जो कविताएं लिखी जा रही हैं उसमें एक हमारा समय है। तो कहते भी है ना कि कवि अपने समय से मुठभेड़ करता है, समय को रचता है, और समय भी अपनी कविता अपने कवि को वह समय भी बनाता है। तो कविता और समय का जो रिश्ता है, यही कविता इसी से कविता को
जीवन मतलब कहते हैं कि ये जीवनी शक्ति उसे मिलती है। तो आज की शाम हम लोगों ने लखनऊ के स्त्री रचनाकारों के साथ गुजारा, जिसमें डॉक्टर अवंतिका सिंह, कल्पना पंत, डॉक्टर उषा राय, विमल किशोर, और इसके साथ तस्वीर नकवी साहिबा थी, अलका पांडे, मुंबई से प्रशांत जैन, पल्लवी मुखर्जी और तमाम और भी लोग आए जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। उस सब का मैं कौशल शुक्रिया जी, अदा करता धन्यवाद हूँ। ज्ञापन के लिए प्रशांत जैन को बुलाया जाए। हाँ हाँ, प्रशांत जी एक अपनी छोटी टिप्पणी के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें और धन्यवाद भी ज्ञापित करें हम लोगों की सबकी तरफ से। प्रशांत प्रशांत जी का मैं परिचय दे दूं। प्रशांत जी पेशे से इंजीनियर नहीं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं आपके इसमें, और बहुत अच्छे कवि हैं, आलोचक हैं, और कई और हम लोगों ने जो दर्द के काफिले में और कविता में भी फ्री वर्स की कविताओं के साथ आप गजलें भी लिखते हैं। तो आप ये समझा जा सकता है कि वास्तव में कैसे कविता की दुनिया या साहित्य की दुनिया का विस्तार हो रहा है। वह एकेडमिक दुनिया से साहित्य की दुनिया बाहर आ रही है और उसमें जीवन आ रहा है। कि सबके प्रशांत जी जैसे लोग उदाहरण हैं, है ना। तो मैं प्रशांत जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी छोटी टिप्पणी के साथ आज के कार्यक्रम का समापन करें। प्रशांत जी। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल जी। अब दर्रा नवाजी ही है, काफी लंबा परिचय आपने दे दिया। हमने तो थोड़ा परिचय दिया ही नहीं आपका। हाँ बस तो जो जी जी ये अच्छा रहा कि मिस नहीं कर किया मैंने प्रोग्राम शुरू में। ये घर का वाईफाई की कुछ दिक्कत आ गई थी, फिर मोबाइल डेटा से मैं आया और सही समय पे पहुंच पाया। और काफी अच्छा अनुभव मेरा रहा कविता लखनऊ की इस दूसरी कड़ी में। और बहुत ही सशक्त कविताएं यहाँ सुनने को मिली। और कविताओं में लिखने वाली जो कवियत्रियां हैं उनका जो अनुभव है जीवन का और विचारों की जो गहराई है पूरी शिद्दत के साथ इन कविताओं में देखी जा सकती है। मैं चूंकि आभार ज्ञापन के लिए मुझे कहा गया है तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ लिखावट मंच की ओर से आगंतुक जो आमंत्रित आज की कवियत्रियां रही, सुश्री विमल जी, उषा जी, कल्पना जी और अवंतिका जी, आप सभी का आभार। और कौशल जी ने संचालन हमेशा की तरह बहुत ही कुशल संचालन आपने किया। और मुझे जो आभार प्रदर्शन का अवसर दिया उसके लिए भी आभार मैं मिथिलेश जी का व्यक्त करूंगा। और सारे जो आज के पार्टिसिपेंट श्रोता दर्शक जो रहे उन सब के प्रति भी मैं लिखावट मंच की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। श्रीवास्तव जी का भी आभार होना चाहिए, पूरे जी जी प्रोग्राम में हमारे साथ रहे, कविताएं सुनी। अच्छा ये अच्छा, ये तो मुझे अभी पता चल रहा है, पार्टिसिपेंट लिस्ट मैंने देखी नहीं थी। ये बड़ी खुशी की बात है कि विनोद कुमार श्रीवास्तव सर जो है सुबह तो नहीं आ पाए मुंबई वाले प्रोग्राम में कुछ कारणों से, लेकिन अभी मौजूद हैं। और ये उपस्थिति उनकी बहुत ही मूल्यवान और प्रेरक है हम सभी के लिए। विनोद सर आपका बहुत बहुत आभार। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, कैमरा ऑफ है शायद आपका। धन्यवाद धन्यवाद। जी 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 मैं सुन रहा था, बस मैं थोड़ा मिस कर गया पहला पार्ट अवंतिका जी का मिस कर गया। ये जी जी टेक्निकली हैंडल नहीं कर पाया मैं। जी जी लेकिन ये फेसबुक लाइव पे रहेगा, कभी भी सुना जा सकता है। ये उसमें जाएगा, गूगल में, यूट्यूब में जाएगा, यूट्यूब में कभी भी सुना जा सकता है। बाकी सबको सुना, जी इनका जी मिस कर गया मैं, तो मैं रिकॉर्डेड सुन लूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। सर। तो YouTube पर ये पूरी रिकॉर्डिंग आज या कल आ जाएगी, तो आप लोग फिर सुनिएगा और अपने मित्रों को, अपने छात्रों को, अपने जानने वालों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में उस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ अब हम लोग रिकॉर्डिंग बंद करते हैं और फिर हम लोग कविता लखनऊ की तीसरी कड़ी
होगी तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उसमें समय निकाल के शामिल हों, क्योंकि